शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम आज वर्ल्ड के मैप में ताइवान की लोकेशन को हम देखेंगे। ताइवान एक प्रकार से द्वीपीय कंट्री है, मतलब चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ एक द्वीपीय देश है। दूसरी बात यह है कि कौन कौन से महासागर किस किस तरफ इसके पड़ते हैं। ठीक है, तो रेड कलर से आप एक छोटे से बिंदु को देख रहे हैं, यही है ताइवान। और इसके पूर्वी वाले हिस्से में पड़ता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसी के यदि आप पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी वाले हिस्से में देखेंगे तो ये पड़ता है इंडियन ओशियन। ठीक है, ये तो हमने देख ली ताइवान की लोकेशन। और ताइवान पड़ता हमारे एशिया के पूर्वी वाले हिस्से में पड़ता है। अब हम कुछ मेन कंट्रीज़ को देख लेते हैं और उनकी लोकेशन ताइवान से किधर पड़ती है इसको हम देख लेते हैं। ये है अपना ताइवान। ताइवान के यदि आप नॉर्थ में जाओगे तो पड़ेगा साउथ कोरिया, और इसके उत्तर और पूर्वी वाले हिस्से की तरफ यदि आप जाएंगे तो पड़ता है जापान। ठीक है, और इसके यदि हम पूर्वी और उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की तरफ देखें तो चाइना है और हांगकांग पड़ता है। फिर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से की तरफ देखें तो ये वियतनाम स्थित है, और इसके दक्षिणी हिस्से पर स्थित है फिलीपींस। तो ये पार्टिकुलर हमने देख लिए थे कि कौन कौन सा देश किस किस तरफ पड़ता है ताइवान के। इसके बाद हम देख लेंगे कौन सा सागर है, कौन सी नदियां हैं यहाँ पर। अब आगे थोड़ा और भी करीब से हम ताइवान को जानने की कोशिश करते हैं। दो यहाँ पर प्रमुख नदियों के नाम बताए गए हैं, कोओपिंग रिवर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके साउथ वाले हिस्से पर स्थित है। इसी के किनारे में एक सिटी है काओसिंग रिवर। काओसिंग एक सिटी आप देख रहे हैं। एक रिवर ये हो गई, दूसरी है ये चोसुई रिवर। नाम के उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। अब हम देख लेते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है। तो ये आप देख रहे हैं डॉट डॉट में, ये कर्क रेखा है जो कि इसके लगभग आप कह सकते हैं बीच में से गुजर रही है। दो रिवर हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ताइवान स्ट्रेट। ये ताइवान की हम खाड़ी देख रहे हैं, इधर पर चाइना है और ये है अपना ताइवान। दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल संधि। इसके उत्तर वाले हिस्से में पड़ता है ईस्ट चाइना सी, और सबसे जो साउथ वाला इसका हिस्सा है यहाँ पर पड़ता है लुजोन स्ट्रेट। इसी के नीचे तरफ फिलीपींस पड़ता है। अब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन। तो ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन जो पड़ता है पूर्वी वाले हिस्से में, ईस्ट वाले हिस्से में, और साउथ चाइना सी पड़ता है इसके पश्चिमी वाले हिस्से में। और यहाँ पर एक माउंटेन भी बताया गया है, चुंगयांग माउंटेन करके। जो ग्रीन वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला जो हिस्सा है वो ऊंचाई वाला हिस्सा है। उसके पीछे फिर हिल्स है और उसके पीछे फिर लो वाला एरिया स्थित है। शुरुआत करते हैं हम अब न्यूज़ की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उनका ये कहना था कि सिंगापुर का जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, इससे हमें बच के रहना पड़ेगा। और उन्होंने सिंगापुर की सरकार से ये भी कहा था कि आप वहाँ से जो आने वाली फ़्लाइट्स हैं ना, उनको रद्द कर दीजिए। इसी के चलते चलते सिंगापुर ने इंडिया की आलोचना की। दूसरी बात, फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी थोड़ा रूखा सूखा जवाब आया है केजरीवाल के लिए। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है सीएम केजरीवाल ने, वो इंडिया का कोई बयान नहीं है। यदि इस प्रकार से सीएम केजरीवाल बयान देते हैं तो हमने अभी तक जो रिश्ते बना के रखे सिंगापुर के साथ में, वो भी इफेक्ट होने वाले हैं, ऐसा एस जयशंकर का कहना है। इसके बाद हमें देखना है व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्या कहती है, और अभी सरकार ने क्यों व्हाट्सएप को एक नोटिस जारी करके कहा है कि आप 1 हफ्ता के भीतर में हमको जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए
कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने आपको ये जानकारी दी थी कि हम जो चीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो सेवाएं आपको दे रहे हैं, और आप जिसमें चैट करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा, आपकी बातें कई तरह की हो सकती हैं, आपके प्राइवेट मैसेज भी हो सकते हैं, उसमें आपकी लोकेशन भी रहती है। तो व्हाट्सएप ने ये कहा था कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारी नई प्राइवेसी से, क्योंकि आप जो चैट करते हो आपके मैसेज ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहते हैं, इवन व्हाट्सएप खुद भी उनको नहीं पढ़ सकती है, ठीक है। और ना ही हम आपके प्राइवेट चैट को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही आपकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था आपके प्राइवेट मैसेज को हम लोग शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही अदर डेटा को फेसबुक के साथ में शेयर करने वाले हैं। लेकिन जो नया अपडेट आएगा प्राइवेसी को लेकर के, वो व्हाट्सएप को अनुमति दे देगा, इनेबल कर देगा कि वो कुछ बिजनेस का जो कन्वर्सेशन है ना उसको यूज़ कर सके, ताकि वो ऐड के द्वारा पैसा कमा सके। मतलब व्हाट्सएप अपने डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा, किस पर्पज़ से? कमाई के पर्पज़ से, और भी अच्छे तरीके से ऐड लोगों तक पहुंच सके। अब आके और भी चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। जब आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड यदि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन लगा दिया आपने, ईमेल के द्वारा कर लिए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, तब क्या करेगा, आप क्या कह रहे हो और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपने क्या बातचीत किया है, इसका यूज़ कर सकती है व्हाट्सएप ऐड प्रोवाइड करने के लिए। किसको दे देगी ये जानकारी? फेसबुक को। फिर जब आप फेसबुक खोलोगे तो आपकी पसंद के हिसाब से ही वो ऐड दिखाते रहेंगे। जैसे कि हमने जूते से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन किया है, तो फेसबुक जब आप खोलोगे ना तो उसमें जूते के ऐड आने चालू हो जाएंगे। इस प्रकार से यूज़ करना चाहती है व्हाट्सएप। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ में क्या कहा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए, अभी जो आप नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी ला रहे हो ना, इसको आप स्क्रैप कर दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। अब व्हाट्सएप भी क्या कर रही है ना, एकदम से इसको लॉन्च नहीं कर रही नई प्राइवेसी पॉलिसी को, ठीक है। इसका मतलब ये है अभी आप इसको एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, कर ले रहे हो तो ठीक है, आपका अकाउंट चलते रहेगा। लेकिन यदि आप नहीं करते हो ना, तो धीरे धीरे करके वो आपको नोटिफिकेशन भेजती रहेगी कि भैया ले लो, अपना लो, एक्सेप्ट कर लो, मनाती रहेगी आपको। और यदि इसके बाद भी आपके कान में जू नहीं रहेंगेगा तो क्या करेगी? फिर धीरे धीरे उसके जो फंक्शन है ना, जितनी सुविधा दे रही है उसको वो धीरे धीरे कम करती जाएगी, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। तो सेंट्रल ने कहा देखो, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आप फट से हम आपको जवाब दो, और नहीं तो फिर इसको स्क्रैप कर दो। इसके बाद कोरोना से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कोविड-19 के ऐसे पेशेंट जिनको एंटी सार्स कोव-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या फिर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, ठीक है, शुड आल्सो डिफर, मतलब जिन को ये चीज़ें दी जा चुकी हैं, ठीक है, और ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज हो गए हैं, तो उन लोगों को आपको वैक्सीन कब देना होगा? तो सरकार का कहना है कि आप 3 महीने के बाद ही इनको वैक्सीन दिया जाए। आगे इन्होंने कुछ प्रूफ भी दिए हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमें रिकमेंडेशन मिली थी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, इनके माध्यम से। इसके अलावा भी, ठीक है, जो इमर्जिंग ग्लोबल साइंटिफिक एविडेंस है और जो एक्सपीरियंस है वो भी यही बात कह रहे हैं। इसके चलते चलते हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद भी थोड़ी सी हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना की संख्या आना कम तो हो गई है, लेकिन जो डेथ है ना उसमें बढ़ोतरी ही रही है। अभी तक यदि देखा जाए तो एक दिन में मिलने वाले सबसे अधिक डेथ के जो आंकड़े हैं वो हमारे इंडिया से आए हैं सामने। 4529 18 मई 2021 की
ये डेट है। इससे ज़्यादा हाई मतलब इसके निचले स्तर पर किसका डेटा था? यूएस 12 जनवरी 2021 का था। 4475 केस मतलब के लोगों की डेथ हुई थी, हाईएस्ट एक दिन में यदि हम देखें तो। इसके बाद आता है ब्राज़ील का नंबर, तीसरे नंबर में 4249 डेथें हुई थी एक दिन में, अप्रैल 8 2021 के डाटा है। मैक्सिको की बात करें तो 5 फरवरी 2021 को 3050 हाईएस्ट केस आए थे। इसके अलावा यूके में 1826 जनवरी 20 जनवरी 2021 की बात है। जर्मनी की बात है 19 जनवरी 2021 की 1734 डेथ हुई थी। फ्रांस में हाईएस्ट 1438 डेथ हुई थी। इटली में हाईएस्ट 993, कोलंबिया में 687, रसिया में 624 और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा 4529 डेथ हुई थी एक सिंगल डे में। और अभी आप देख ही रहे हो कि ट्रेंड किस प्रकार से कोरोना का बदल रहा है। गांव में कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है और उसी हिसाब से हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से उसी स्पीड से हम वैक्सीनेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं गांव की तरफ, क्योंकि गांव का जो मेडिकल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो तो आप जानते ही क्या हालत रहती है। हमारे गांव की खुद यदि मैं बात करूँ ना, हम बहुत छोटे छोटे थे, शायद मुझे तो याद भी नहीं है, मैं 8वीं पढ़ता था कि 7वीं पढ़ता था, तब हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बना था। आज उस हॉस्पिटल की कंडीशन आप जाके देखो ना, खंडहर बन गया है, उसकी दीवारें पूरी गिर चुकी, ना वहाँ कभी कोई डॉक्टर गया, ना वो कभी हॉस्पिटल चालू हुआ है। ये कंडीशन है गांव के हॉस्पिटल की। इसके बाद सीरो सर्वे से रिलेटेड, तो हम इस सीरो सर्वे को देख लेते हैं। देखिए कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सीरो सर्वे से हम ये जानकारी पता लगाते हैं कि जिस बीमारी के लिए हम सर्वे कर रहे हैं वो हमारी पब्लिक में कितनी आम हो चुकी है, कितनी वो फैल चुकी है, संक्रमण असल में कितना वो फैल रहा है, और जांच के डेटा के मुकाबले आंकड़े कहाँ हैं। इससे ये भी पता चल जाता है कि बिना लक्षण के ये वायरस कितने लोगों में फैल रहा है और ऐसे इन्फेक्टेड कितने मामले हैं जो बिना सामने आए ठीक भी हो गए। इसमें हर्ड इम्यूनिटी का भी पता लगाया जाता है, हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं सामुदायिक प्रसार। इसके साथ ही संक्रमण के फैलाव का सही अनुमान लगने पर इससे बचाव को लेकर कोई हम उचित कदम उठा सकते हैं, मतलब बीमारी को हम रोक सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे जो हमें डेटा प्राप्त होता है उससे हमें कितनी हेल्प मिल रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए। जब सीरो सर्वे का रिजल्ट आता है तो हमें पता चल जाता है कि कितने सारे लोगों की शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी मतलब एक प्रकार का प्रोटीन रहता है जो वायरस के प्रति शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब यदि हम बात करें अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की परिभाषा के अनुसार, तो इसमें इन्होंने ये बात कही है, सीरो सर्वे में 2 रिजल्ट हमको मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आया इसका मतलब ये हो गया है कि मुझे कभी कोरोना हुआ था और अब मेरे शरीर में उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी, मतलब अब मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे अंदर पॉजिटिव एंटीबॉडी विकसित हो गए। और दूसरी आती है नेगेटिव। देखिए अब यदि केवल मुझे मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसका मतलब ये हुआ कि सीरो सर्वे मेरा पॉजिटिव आया, लेकिन यदि बहुत सारे लोगों में ये ट्रेंड दिखने लगे, ये प्रवृत्ति बड़ी जनसंख्या में दिखने लगे, तो इससे को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव यदि आ रही हमारी रिपोर्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कभी कोरोना हुआ ही नहीं है, या फिर मुझे कोरोना हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिससे कि मेरे शरीर में एंटीबॉडी बन सके। एंटीबॉडी बनने में कम से कम 1 से 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है, ऐसा माना जाता है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जब भी किसी देश में महामारी फैलती है, पैंडेमिक फैलती है, तो सीरो सर्वे का यूज़ किया जाता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि कितनी पब्लिक में संक्रमण फैल चुका है। सीरो सर्वे में हम लोगों के ब्लड के नमूने का परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उनमें एंटीबॉडी बनने का पता लगाया जाता है।
शरीर में एंटीबॉडी तभी बनती है जब कभी उस व्यक्ति को संक्रमण या फिर इन्फेक्शन हो चुका है। सर्वे में आए डेटा से ये पता चलता है कि हम ऐसे लोगों को नहीं पता लगा सकते कि वो लोग कब इन्फेक्टेड हुए और कब वो ठीक हुए, ये चीज़ हमको पता नहीं चलती है। अब आप न्यूज़ को देख लीजिए, न्यूज़ में क्या कहा है। तो न्यूज़ में यही कहा गया है कि 6वें नंबर का जो सीरो सर्वे है ना, इसको रोक दिया गया है। कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं इस कारण से, ऐसा ऑफिशियल का एक अधिकारी का कहना है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी कमेंट अभी नहीं किया है इस इशू पर। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्नाटक से। तो कर्नाटक का मैप देख लेते हैं। कर्नाटक पे हम यदि उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये महाराष्ट्र के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यदि इसके उत्तर और पूर्वी वाले हिस्से की तरफ आओ जाओगे तो ये तेलंगाना के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। अब उसके नीचे यदि हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। और यदि आप इसके पूरब और दक्षिणी वाले हिस्से में जाओगे तो ये तमिलनाडु के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद करता है केरल के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर। इसके अलावा यदि हम इसके पश्चिमी हिस्से में जाते हैं तो ये गोवा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कुल मिलाकर 1 2 ये 3 4 5 और एक 6 स्टेट के साथ में कर्नाटक अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब कुछ रिवर्स भी हैं जो यहाँ से बहती हैं, जैसे कि कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर हो गई, एक है हंगेरी करके और एक है भीमा। तो ये 3 रिवर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसके नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ती हैं। कुछ बातें और हैं जो कर्नाटक स्टेट से रिलेटेड हम देख लेते हैं। जैसे इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसमें टोटल जिले आते हैं 30 और इसकी लैंग्वेज है कन्नड़ा। किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बाई कैमरल लेजिस्लेशन के लिए जाना जाता है। दूसरी बात यह है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ये पहले नंबर पर रहती है। दूसरी बात यह है मैसूर एक ऐसी जगह, मैसूर का पैलेस जो कि ताजमहल के बाद 2nd नंबर रखता है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब यदि इसको हम अलग अलग हिस्सों में 2 टुकड़ों में बांट करके देखें ना, तो पहला टुकड़ा इसका हो जाएगा डेक्कन का प्लेटू और दूसरा हो जाएगा कोस्टल प्लेन्स। मतलब एक हो गया दक्कन का पठार और दूसरा हो गया कोस्टल प्लेन्स। इसके बाद भी फिर इसको और भी डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि उत्तरी कर्नाटक का पठार हो गया, सेंट्रल पठार हो गया और एक हो गया साउथ वाला पठार हो गया। इसके बाद पड़ता है कोस्टल वाला इलाका, मतलब समुद्र तटीय एरिया इसका पड़ता है। अब और आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कुछ साइट हैं जो कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जानी जाती है, जैसे कि हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना वो, और दूसरी बात पट्टाडकल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी। ये दोनों चीज़ें कर्नाटक की हैं और इनको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। देखिए ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये हैं कर्नाटका के CM YS येदियुरप्पा। इन्होंने 1111 करोड़ रुपया का पैकेज लॉन्च किया है किसानों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए। तो इसमें किसको कितना पैसा ये लोग देने वाले हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अलग अलग लोगों को देखें। ऐसे किसान जो कि फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल को ग्रो करते हैं उनको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा हर एक फार्मर को। दूसरी बात यह है 3,000 रुपया किनको दिया जाएगा? ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हो गया, मैक्सी कैब चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर हैं। इसके अलावा इन लोगों को कंपनसेशन मिलने वाला है 3,000 रुपया का।
अब ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं और रजिस्टर्ड हैं कर्नाटका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, इनको भी 3,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा जो बार्बर हैं, धोबी है, हमालीस है, रैग पिकर है, पोट्री मेकर है, इंसेंस स्टिक मेकर हो गया, गोल्ड स्मिथ, मैकेनिक, ब्लैक स्मिथ, डोमेस्टिक वर्कर एंड कोबलर, ये सारे लोगों को 2,000 रुपया और लगभग 3.5 लाख वर्कर इसमें बेनिफिट प्राप्त करने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना है। तो काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने अपनी योजना में शामिल किया है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर हो गया, जो कि सब्जी बेचते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, इनको भी 2,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा ठीक है, LPG सिलेंडर, टीचर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइनमैन, देखिए LPG सिलेंडर की जो सप्लाई करने वाले लोग रहते हैं ना, जो लड़के या फिर पीपल उसमें काम कर रहे हैं, वो लोग टीचर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइनमैन हो गए। अब इनको फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। इसका मतलब ये हो गया, अब वो जो सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर, नर्स और अदर लोग प्राप्त करते थे, अब उसी टाइप की सुविधाएं इन लोगों के लिए भी CM ने घोषणा कर दी है। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है, DD इंडिया जो आप देखते थे केवल इंडिया में ही प्रसारित होता था, अब जो DD इंडिया है उसे इंटरनेशनली भी बनाने के चक्कर में है सरकार। अब वो सरकार ये चाहती है कि मोदी की जिस प्रकार से इमेज ख़राब हो रही है ना विदेशों में, अदर किसी संस्थान के द्वारा यदि कुछ बोला जाता है तो उस इमेज को हम सुधारेंगे। अब DD इंडिया तो आप सुनते ही हो, उसमें सरकार की बड़ाई के अलावा एक छोटी सी भी आलोचना या फिर कमी आपको दिख जाए ना तो बता देना। तो अब सरकार ये चाह रही है कि हम विदेशों में भी इसको लोग देख सकें, ऐसी व्यवस्था हम करने वाले हैं। देख लेते हैं कि 6 ऐसी कौन कौन सी जगह है इंडिया की जिसको ठीक है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के रूप में ऐड कर लिया गया है। तो कौन कौन सी साइट हो गई? गंगा घाट वाराणसी में, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, ये इनको टेनेटिव लिस्ट में यूनेस्को की शामिल कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं ये जो प्रपोज़ल है किसने दिया था। तो हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने 9 साइट को सबमिट किया था यूनेस्को को, जिसमें से 6 को यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए ऊपर कुछ के नाम आप देख लिए हैं ना, अब कुछ और यदि हम रिसेंटली इंक्लूडेड प्रपोजल के लिए देख लें तो वो थे मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद है हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, ये कर्नाटका में है। भेड़ा घाट लमेटा घाट है, ये नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब एक किसानों से रिलेटेड कुछ काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। क्या काम किया इन्होंने सब्सिडी को बढ़ा दिया है। जितनी सरकार पहले सब्सिडी देती थी अब उसको थोड़ा और बढ़ा दिया है DAP फर्टिलाइज़र का, ठीक है। अब गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, देखिए जो इन्हेंस्ड सब्सिडी है किस पर, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको हम DAP भी कहते हैं, खाद के बारे में। तो इसका जो प्राइस है, जिस कीमत पर ये बिक रही थी उसी कीमत पर बिके, इसके लिए सरकार ने क्या काम कर दिया, सब्सिडी को बढ़ा दिया। यदि सब्सिडी नहीं बढ़ाते तो इसकी कीमत बढ़ जाती। अभी जो करंट लेवल है ना 1200 रुपया पर बैग है। अभी एक रिव्यू हुआ, मीटिंग का रिव्यू हुआ, उसी के चलते चलते ये निर्णय लिया गया है। पहले सब्सिडी दी जाती थी 500 रुपया एक बैग में, अब देने लगे हैं ये 1200 रुपया पर बैग ऑफ DAP। इससे सब्सिडी में जो सरकार को बिल पे करना पड़ रहा है, ठीक है, वो अब बढ़ जाएगा। पहले जितना दिया जाता था अब उससे उनके ऊपर और बोझ पड़ने वाला है, ऐसा इस रिपोर्ट में सामने आया है।
अब यदि हम पूरे साल की सब्सिडी देख लें खाद में, फर्टिलाइज़र में, तो वो हो जाती है 80,000 करोड़ रुपया की सरकार की तरफ से। और केवल यदि हम खरीफ सीजन की बात कर लेना तो वो सब्सिडी हो रही है 14,775 करोड़ रुपया की। अब सरकार का तर्क आप समझ लीजिए। सरकार कह रही है देखो, फास्फोरिक एसिड और अमोनिया का प्राइस बढ़ गया है 60 से 70%। इस हिसाब से यदि आप एक्चुअली में डीएपी बैग की कीमत देखोगे तो वो हो जाती 2400 रुपया, और यदि इसमें सरकार सब्सिडी दे देती तो 1900 रुपया पर बैग हो जाता। लेकिन अब सरकार जो सब्सिडी दे रही है ना, तो उसमें ये जो प्राइस है वो होने वाला है 1200 रुपया पर बैग। चलिए अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं। माक्रोमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, राजस्थान में 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ब्लैक फंगस डिसीज़ के। इसी के चलते चलते राजस्थान की सरकार ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। अब ये लक्षण किनके सामने आ रहे हैं? ऐसे लोग जो कोरोना से रिकवरी कर रहे हैं ना, उन पर ये लक्षण सामने आए हैं। तो इसीलिए अब राजस्थान की सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि अब ये जो है ना नोटिफाइएबल डिसीज हो गया है। अब जो भी अब देखिए अनिवार्य हो गया है फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा केस की, ठीक है। जितने भी आपको डिजीज़ मिलने वाले हैं अब उसकी सारी आप हमें रिपोर्ट दीजिए, ऐसा सरकार का कहना है। आगे बात में ये सामने आ रही है कि कोविड-19 के ऐसे पेशेंट, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं, ठीक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, उन पर ये लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें ना तो ये मान के चलिए चाइना है और ये है ताइवान। इसको हम जिसका मैप देखे थे ना, यहाँ पर है ताइवान की जल संधि, ताइवान स्ट्रेट जिसको कहते हैं। अब यहाँ से अमेरिका का क्या गुजरा, नेवी यहाँ से गुजरी अमेरिका की, तो इसका चाइना ने प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, इसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। और अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है? अमेरिका का कहना है, अमेरिका की नेवीज़ का जो 7th फ्लीट है ना, इनका ये कहना है कि देखिए ये है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रियर USS कर्टिस विल्बर। इन्होंने अपने रूटीन के हिसाब से ताइवान स्ट्रीट पर इधर से उधर यात्रा की है, और हमने ये जो हम काम किए हैं वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ऐसा अमेरिका का कहना है। इसलिए हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है और हम जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ तक हम लोग जाएंगे जहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स और लॉ हमें अलाउ करता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि चाइना कहता है कि क्लेम करता है ना इसकी टेरिटरी पर ताइवान की, और ताइवान है सेल्फ गवर्नेंस वाली। अब यदि यहाँ पर US की नेवी प्रेजेंस शो होती है तो इससे यही लगता है कि ताइवान एक फ्री देश है, इसीलिए चाइना थोड़ा इस पर अड़ंगा लगाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं रसिया और चाइना के रिलेशन को लेकर। हम जानते हैं कि रसिया और चाइना अभी बहुत करीब आते जा रहे हैं, इसी के चलते चलते एक कदम इन्होंने और आगे बढ़ाया है, ठीक है। पुतिन और शी जिनपिंग ने लॉन्च किया है न्यूक्लियर प्लांट्स को इन चाइना। देखिए 2 प्लांट हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड जिनके नाम हम जान लेते हैं। तियानवन, ये तो देख लो 2007 से काम कर रहा है, लेकिन जो जुडाबाओ है ये अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो इन्हीं का उन्होंने इनिशिएट किया था। आगे इनका कहना है कि देखिए अपन जो भी ये प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं ना, वो इसमें आपको सभी प्रकार के सेफ्टी रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है ना वो इसके हाईएस्ट रखे हैं, ऐसा दोनों देशों का मानना है। अब नया वाला जो प्लांट इन्होंने तैयार किया है ये कब तक फंक्शनल में आ जाएगा? 2026 से लेकर 2028 तक, ठीक है। इस प्रकार से आप रसिया और
चाइना के रिलेशन को समझ सकते हैं। और आगे भी यदि इनको कोई इस प्रकार का प्लांट यदि बनाना होगा तो ये जॉइंट कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा दोनों का कहना है।